हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी इस टाइम। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स के बारे में डिस्कस कराया था और मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया कि रेस्पिरेशन क्या है, इसके टाइप क्या हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको करा दिया है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल, इन तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया था। एक्चुअली में स्टूडेंट जल्दी से आप सुन लीजिए कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो प्राइमरली कैटाबॉलिक है, एक्सर्गोनिक है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, एंजाइम मीडिएटेड मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। और इसका सीधा टारगेट क्या है कि फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको हम एरोब्स बोलेंगे और इस टाइप के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे। बाकी जो ऑर्गेनिज्म फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, उनको एनएरोब्स बोल देंगे। एंड सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर इसके बाद में मैकेनिज्म के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट, 4 फेज इसके अंदर आते हैं। 4 स्टेप में ये होल प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहला ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन जिनको बोलते हैं, थर्ड क्रेब्स साइकिल आ जाती है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। या फिर इसको ना हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। और इस टर्मिनल ऑक्सीडेशन के 2 सब फेजेस हम बना सकते हैं। वन इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड अदर इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये 4 स्टेप है, ध्यान से सुनते जाइए आप, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट क्या है। एक्चुअली में ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होता है इसमें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ 1 molecule of glucose into 2 molecules of pyruvic acid, ठीक है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और कॉमन पाथवे है ये प्रोसेस, माने सभी टाइप की सेल्स के अंदर होगी। एरोबिक ऑर्गेनिज्म है या एनएरोब्स है, सभी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होगी। 10 स्टेप्स इस प्रोसेस के अंदर आते हैं और हर स्टेप में एक स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे मैं स्टेप्स को बता रहा हूँ कि फर्स्टली ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में या फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। फिर इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और यहाँ पर फिर 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड डेवलप होते हैं। एक DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा आता है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये 3 कार्बन वाले यहाँ पे 2 कंपाउंड बन जाते हैं। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है इसका फिर क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यहाँ पर फिर कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एंड एट लास्ट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। तो ये 10 स्टेप हो गए। और इसमें स्टूडेंट जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एंजाइम, आप केवल एंजाइम का नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है कि सबस्ट्रेट के बेस पर या फिर केमिकल रिएक्शन के बेस पर आप एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये स्टेप है और इस स्टेप में आपने ये देखा कि अर्ली रिएक्शन में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ तो वहाँ एक ATP कंज्यूम हुआ था और ये रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। फिर थर्ड स्टेप में जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यहाँ पे एक ATP कंज्यूम हुआ था,
क्लियर। इसके बाद में इसके मिडिल फेज में रिड्यूसिंग कोएंजाइम डेवलप हुआ था, उसके 2 मॉलिक्यूल डेवलप हुए थे, दैट इज 2 NADH2। और इस साइकिल के 7th स्टेप में हमने सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन देखा था, जहां पर 2 ATP जनरेट हुए थे। इसके बाद 10th पोजीशन पर भी हमने क्या है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन देखा था। तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टूडेंट जो नेट गेन है ATP का वो 2 मैंने आपको बताया था, और ग्रॉस गेन 8 ATP मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस गेन में ओवरऑल आ जाएगा भाई। 2 ATP तो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं नेट गेन, और उसके बाद में 2 यहाँ पे रिड्यूसिंग कोएंजाइम मिल रहे हैं। और इन रिड्यूसिंग कोएंजाइम का जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक NADH2 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 3 ATP जनरेट होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 6 ATP, तो 6 ATP प्लस 2 ATP, तो 8 ATP यहाँ पे ग्रॉस गेन हो जाता है। क्लियर। सेकंड बताई थी फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, और एक एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या फिर उसको आप सुविधा के लिए बोल सकते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज, and as a result of which acetyl coenzyme A is formed। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है और हमें पता है कि एक CO2 यहाँ पे एक कार्बन CO2 फॉर्म में रिमूव हो गया, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज पायरुविक एसिड, तो उससे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड डेवलप हुआ, दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर। और इस प्रोसेस में 2 NADH2 भी हमको मिले हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूं थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल को बताया था मैंने आपको, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे इसको बोला जाता है, क्योंकि इस पाथवे में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों टाइप के रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं, और इसी बेस पर हम रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों टाइप के रिएक्शन साइमल्टेनियसली क्या है, चलते रहते हैं। इवन अर्लियर जो बात है उसमें मैंने बताया था कि अर्लियर माने प्राइमरली रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन क्रेब्स साइकिल से ये प्रूव हो जाता है कि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक नहीं एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों टाइप के रिएक्शन इसमें चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए आप, क्रेब्स साइकिल की लोकेशन कहाँ है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए जो डेवलप हुआ है ये अब इट इज पिकअप बाय द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एज ए रिजल्ट ऑफ विच सिट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड विच इज ए 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। फिर सिट्रिक एसिड फिर आगे बनाता है सिस एकोनेटिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है, फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाता है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फिर मैलिक एसिड बनता है, एंड देन लास्ट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, जहां से हमने इस साइकिल को क्या है स्टार्ट किया था। इज इट क्लियर। और क्रेब्स साइकिल में स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था कि इस साइकिल में जो हमें मिलता है, जो प्रोडक्शन है इसमें, तो एक टर्न में 1 क्रेब्स साइकिल में 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस 3 NADH2, 2 FADH2, 1 FADH2, सॉरी 1 FADH2, 1 GTP। क्लियर। तो 2 टर्न में डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यदि हम इनका ATP गेन देखें टोटल, ठीक है, तो 6 NADH2 विच इज इक्विवेलेंट टू 18 ATP,
1FADH2 equivalent to 4 ATP and 2 GTP that is equivalent to ATP। तो टोटल जो ATP हमें मिला है क्रेब्स साइकिल से वो कितना है 24 ATP। लेकिन स्टूडेंट ये बात तो आपके माइंड में है ही कि जो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, रिड्यूसिंग कोएंजाइम है, इनका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है, तभी हम वहां पे फाइंड आउट कर पाते हैं कि 1 NADH2 गिव राइज टू 3 ATP एंड 1 FADH2 गिव राइज टू 2 ATP। क्लियर? तो ये हमने देखा था और इसके लिए मैंने स्टूडेंट आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, ट्रिक क्या बताई थी? क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ऑफर्स अल्फा स्मार्ट सेक्रेटरी फॉर मेंस ओनली। ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी। और स्टूडेंट इस ट्रिक में आपको सीधा ध्यान रखना है कि अब जो ये डिहाइड्रोजिनेशन होते हैं यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के अंदर, डिहाइड्रोजिनेशन 4 जगह होते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन 2 जगह पर होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, अब वो 4 जगह कौन सी हैं? एक तो यहां पर NADH2 में यहां रिड्यूस होता है। ठीक है, 3rd पोजीशन पर, एक 5th पोजीशन पर NADH2 में रिड्यूस होता है और एक 9 पोजीशन पर यहां लास्ट में NADH2 में रिड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि हिडन पोटेंशियल इन्हीं रिड्यूसिंग कोएंजाइम के पास है। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि 6th पोजीशन पर मीन्स यहां सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, इस स्टेप में एक जीटीपी हमें मिला था जीडीपी से। ठीक है, यहां यही स्टेप क्रेब्स साइकिल का ऐसा है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद 7th स्टेप पर हमने ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बना और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना। तो इस स्टेप पर FAD कोएंजाइम यूज होता है और FAD यहां पे रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। क्लियर? तो मैंने आपको ये बताया था इस ट्रिक में कि 3, 5, 9 पोजीशन पर NADH2 में रिड्यूस होता है। 6th पोजीशन पर GDP से GTP बनता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है और 7th पोजीशन पर FADH2 में रिड्यूस होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो जो स्टेप आपको स्टार्ट करने हैं ना वो सिट्रिक एसिड के बाद के करने। ठीक है, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। और देखो एंजाइम की बात करें तो आप ये समझ गए ना कि यहां पर ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, 3 स्टेप तो ये और एक स्टेप ये क्या है? ये डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है तो यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा क्या? डिहाइड्रोजिनेस। सबस्ट्रेट के बेस पर और रिएक्शन के बेस पे आप एंजाइम लिख सकते हैं। भाई डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेस, लेकिन 6 पोजीशन पर यहाँ थायोकाइनेज एंजाइम यूज होता है। थायोकाइनेज। क्लियर? ये एंजाइम भी आपको लर्न हो गए। इसके बाद यहां पर हम बात करें कि 1st और 2nd स्टेप पर यहां एंजाइम एक पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है एकोनिटेज। एकोनिटेज। बाकी स्टेप में डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर? इसके बाद में इस प्रोसेस के अंदर आप समझ गए कि 4 डिहाइड्रोजिनेशन हो गए।
3, 5, 7 और 9 पोजीशन पर, और 2 डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन स्टूडेंट कहाँ होते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर, CO2, रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, और एक डीहाइड्रोजिनेशन, एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन सक्सेसिव हो रहे हैं दोनों। क्लियर? सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन है। क्लियर? बात समझ रहे हैं भाई? पूरी इंटायर साइकिल में आप बात करें तो सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, सिस एकोनिटिक एसिड ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, आइसोसिट्रिक एसिड ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो 4 कंपाउंड यहाँ पे 6 कार्बन वाले हैं क्रेब्स साइकिल में। और इसके बाद में फिर क्या है? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है तो यहाँ पे 5 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, दैट इज द अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। और अकेला ये क्रेब्स साइकिल का कंपाउंड है जो 5 कार्बन वाला है। इसके बाद में फिर यहाँ पे बात करें अगेन, फिर क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है तो ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया है, दैट इज द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद में कहीं फिर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है तो कहीं फिर बाकी स्टेप में कार्बन का कहीं लॉस नहीं होगा। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद में जितने भी कंपाउंड लास्ट तक बनेंगे ऑल आर 4 कार्बन कंटेनिंग। क्लियर? तो सक्सिनिक एसिड भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड, फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन वाला, मैलिक एसिड भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड, और ऑक्जेलिक एसिड भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड। तो आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट कि क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 डिहाइड्रोजिनेशन हुए हैं, 4 डिहाइड्रोजिनेशन माने 4 जगह पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन कहीं भी आप देख रहे हैं कि ना तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट सीधी सीधी कहीं नहीं है, ना तो ग्लाइकोलाइसिस में, ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, और ना ही आप क्रेब्स साइकिल में देख रहे हैं कहीं भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट स्टेप में देखते हैं कि अल्टीमेट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ऑक्सीजन। ठीक है, और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, यही टर्मिनल ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब इसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन 2 जगह पर हुए हैं। डीकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल में 2 जगह पर हुए हैं। ठीक है, ये रहे। क्लियर? ठीक है, तो इंटायर क्रेब्स साइकिल में 4 डिहाइड्रोजिनेशन है और 2 डीकार्बोक्सिलेशन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये आपको लर्न हो जानी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक बार और मैं इस ट्रिक को बोलता हूं, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ऑफर्स अल्फा स्मार्ट सेक्रेटरी फॉर मेंस ओनली। ये इंटायर इसकी ट्रिक है क्रेब्स साइकिल की, और वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कि रिड्यूसिंग कोएंजाइम कहाँ पर डेवलप होते हैं, कहाँ पार्टिसिपेट होते हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब जो क्रेब्स साइकिल है इसको एम्फीबॉलिक पाथवे भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे? क्योंकि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों टाइप के रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और रियली में स्टूडेंट आपको पता है कि जो फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? ग्लूकोज है। भाई ओवरऑल जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो अल्टीमेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज का आप यहाँ पर ब्रेक डाउन सीक्वेंशियली आप देख ही रहे हैं, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का भी
डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं और अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होकर के पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में बन जाते हैं। इसके बाद में फिर आप बात करें फैट के बारे में देखें तो फैट का भी क्या है, फाइनली डाइजेशन होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इसके प्रोडक्ट बन जाते हैं। फैटी एसिड्स का फिर हम यहाँ पर जो ब्रेक डाउन देखते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एट लास्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए ही बन जाता है। माने फैटी एसिड्स भी फाइनली जब मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स को देखा हमने, वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, प्रोटीन को हमने देखा वो भी। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करूं ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का भी क्या है, फॉस्फोराइलेशन होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है, फिर उसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने से वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं आगे इस मैकेनिज्म को और आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल ये एम्फीबॉलिक पाथवे है और इस पाथवे के अंदर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड बनाता है। क्लियर, आपको ध्यान आ रहा हो स्टूडेंट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैंने फेट ऑफ अमोनिया आपको बताया था तो उसमें रिडक्टिव एमिनेशन बताया था, तो वहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ही फर्स्टली अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है और फर्स्ट अमीनो एसिड सिंथेसाइज करता है, दैट इज द ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद में जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये क्या है कि इट इज द प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि ग्लाइसिन के साथ मिलकर के सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करता है, साइटोक्रोम को सिंथेसाइज करता है, फाइटोक्रोम को सिंथेसाइज करता है, हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इज इट क्लियर? इसके बाद में बाकी है, बाकी और भी जो इंटरमीडिएट्स हैं, दे ऑल्सो सिंथेसाइज अदर बायोमोलिक्यूल्स दैट आर यूजेज फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्रेब्स साइकिल आपकी समझ आ गई होगी। क्लियर? ये पूरा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली में क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस में, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, क्रेब्स साइकिल में जितने भी रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स बने हैं, ये रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स ही क्या हैं, इनका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है। और हमें ये पता है कि NADH2 इनका ऑक्सीडेशन जब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो NAD कोएंजाइम ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब ये 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एनर्जी फुल है, मीन्स इन्हीं से एनर्जी को हमें हार्नेस्ट करना है, इन्हीं से एनर्जी को क्या है, हार्नेस्ट करना है। एंड फाइनली इनको लास्ट में ऑक्सीजन क्या है कि इन्हीं हार्नेस्ड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन को हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का पिकअप करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। मीन्स 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हार्नेस्ड pick up by the half oxygen molecule, and as a result of which water is synthesized, and that water is known as metabolic water.
इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। और ये काफ़ी रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में, और स्पेशली डेजर्ट एनिमल्स में। ठीक है, अब इस स्टेप को हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट आपको ये देखना है कि ये 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एंट्री कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, और ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं, अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डाउन द ग्रेडियंट ये मूव करेंगे तो दे लूजेस द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लूज करेंगे, और ये एनर्जी इतनी एनफ होगी कि ये एनर्जी मैट्रिक्स के प्रोटॉन्स को पंप करेगी। कहां पर? कहां पर करेगी? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये प्रोटॉन्स क्या हैं? पंप हो जाएंगे, और फिर ये प्रोटॉन्स वहां से साइटोक्रोम जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज, उसके थ्रू ये फिर अगेन मैट्रिक्स में एंट्री करते हैं, अगेन मैट्रिक्स में आते हैं, और जब ये प्रोटॉन टनल के थ्रू आते हैं तो दे लूज एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज सो सफिशिएंट दैट हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच एटीपी इज फॉर्म्ड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव phosphorylation. This process is known as ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का सीधा मतलब है स्टूडेंट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, then such type of phosphorylation is known as oxidative phosphorylation. क्लियर? अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में स्टूडेंट 5 कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं, जिसमें पहला कॉम्प्लेक्स आ जाता है NADH2 रिड्यूसिंग सिस्टम। NADH2 रिड्यूसिंग सिस्टम आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। दूसरा आ जाता है FADH2 रिड्यूसिंग सिस्टम। तीसरा कॉम्प्लेक्स आ जाता है साइटोक्रोम B2 साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B2 साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम A2 साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं ये, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर रिडॉक्स पोटेंशियल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल। और अल्टीमेटली यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम A3, लेकिन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है, एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये प्रोसेस लास्ट में है, तभी तो इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टूडेंट बोल रहे हैं। और इस टर्मिनल ऑक्सीडेशन को ही हम 2 स्टेप में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरी क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट एक बात और यहाँ पे समझने की है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, मतलब बायोलॉजी में 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन आप
अच्छे से समझ लेना। एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है जिसमें डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम मेटाबोलाइट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में दो जगह पर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हुआ है, एक पोजीशन नंबर 7 पर, एक पोजीशन नंबर 10 पर। इसके बाद क्रेब्स साइकिल में भी एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन में। और तीसरा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है जो मैंने डिस्कस करा दिया है। इवन स्टूडेंट क्या है कि इस फॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम वेरियस थ्योरीज आई, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी थी इसमें वो थी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जिसको पीटर मिशेल ने दिया था 1961 में एंड वॉन नोबेल प्राइज इन 1978 फॉर दैट वर्क। मीन्स केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज द बेस्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड। क्लियर। तो एटीपी फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है, और ये मैं आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा अच्छे से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को। क्लियर। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और इसमें भाई सीधा कंसेप्ट यही है स्टूडेंट, कुछ नहीं है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। अब इन दोनों के कंबाइनिंग के लिए भाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे आती है दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, तो इन प्रोटॉन के मूवमेंट से ये एनर्जी आती है, और ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों को कंबाइंड कर देती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस चल रही होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको बोल देते हैं। स्टूडेंट आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर इनमें एक बात और ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट यहाँ दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर और होते हैं। ठीक है, इन 5 कॉम्प्लेक्सेस के बीच में आप ये बात माने कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, अब यहां पर यूबी क्यूनॉन, ठीक है, यूबी क्यूनॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है बिटवीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड, एंड फर्दर कॉम्प्लेक्स 2 and 3rd also UV quinone is mobile electron carrier. Clear. इसके बाद में between complex 3rd and 4th cytochrome C is also a mobile electron carrier. ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्चुअली में क्या है, ये लूजली मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं, इसलिए इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं। और स्टूडेंट साइटोक्रोम सी है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3rd एंड कॉम्प्लेक्स 4th। ठीक है, ये एक स्मॉल प्रोटीन है विच इज अटैच टू द आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोक्रोम सी is a small protein that is attached to the outer side of inner mitochondrial membrane. ठीक है, इज इट क्लियर। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक बात और स्टूडेंट क्या है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, मूव करते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस अरेंज हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू, तो ये एनर्जी लूज करेंगे, और ये एनर्जी इतनी एनफ होगी कि ये मैट्रिक्स के प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप होंगे, और फिर उसके बाद में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के जो प्रोटॉन्स हैं वो फिर मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि रियली में वो मैट्रिक्स के ही तो प्रोटॉन थे।
तो वहां वो जाना चाहेंगे। लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या है, ये इम्परमीबल है प्रोटॉन के साथ में, लेकिन एक रास्ता है जिसको बोलते हैं हम एटीपी सिंथेज। माने एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको बोला जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट है, एक F0 और एक F1। ठीक है, तो F0 ये एक प्रोटीन मतलब पेरिफेरल, ये इंटीग्रल प्रोटीन है दैट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, F0 कॉम्प्लेक्स है, एक F1 कॉम्प्लेक्स है। F1 कॉम्प्लेक्स ये क्या है कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है एंड दैट इज प्रोट्रूड आउट टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ठीक है, तो F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं या फर्नांडीज पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनको बोला जाता है, और ये एटीपी सिंथेज के कंपोनेंट है। और आपको पता है कि F1 जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है दैट इज एंजाइम लिंक्ड, और एंजाइम कौन सा है, एटीपी सिंथेज। ठीक है, तो ये ही पैसेज है, एनर्जी रिलीज होने से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। स्टूडेंट, सीधा सा कंसेप्ट है कि दुनिया के अंदर जितनी भी पैसे मूवमेंट हैं वो पैसे मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होती हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती हैं, और तब तक होती हैं जब तक कि जो डिफरेंस है, जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, जो डिफरेंस डेवलप हुआ है वो मिनिमाइज ना हो गया हो, तब तक मूव करता चला जाता है कोई भी सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जब वो मूव करता है तो एनर्जी लॉस जरूर होती है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम बायोलॉजिकल सेल के अंदर करते हैं, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में करते हैं इसी एनर्जी का इस्तेमाल। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी के ही सोर्स हैं, यही एटीपी सिंथेसाइज कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में एक टॉपिक, हाँ एक और मैं यहाँ पे बता देता हूं कि एक कंपैरिजन अकाउंट दिया हुआ है सभी मेटाबॉलिक पाथवे का, उसको और आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो भाई, हमने ये देख लिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। ये मैं आपको कंपैरेटिव अकाउंट बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक। तो स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सभी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज का फिर ब्रेकडाउन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, फिर उसके बाद यहाँ फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, और इसकी फिर स्प्लिटिंग हो जाती है। दो कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं, एक DHAP बनता है, एक 3PGL बनता है। क्लियर? इसके बाद 3PGL से क्या बना था, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इससे क्या बना था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इससे क्या बना था, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इससे क्या बना था, फॉस्फोइनोल पायरवेट, और फिर क्या बना था, पायरवेट। ये हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टडी किया था स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने लिंक रिएक्शन को पढ़ा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, कि वहां पर जो पायरविक एसिड है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूट गया है। ठीक है, ये पायरविक एसिड किस में टूट गया है, वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए।
और एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, 2CO2 यहाँ पे रिलीज हुए हैं। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए पिकअप बाय द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और मींस ये पूरा इंटर कर गया है कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल में इंटर कर गया है और पिकअप बाय द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर। और क्रेब्स साइकिल में मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिला है कि भाई बहुत सारी रिड्यूसिंग कोएंजाइम मिले थे, CO2, वाटर, ये सब हमें मिला है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट मैं यहाँ पे बात करूं, प्रोटीन को देखते हैं आप। दूसरा न्यूट्रिएंट्स ले लें, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किस में होता है, अमीनो एसिड्स में, with the help of various enzymes that is all are collectively known as proteases। और फिर इस अमीनो एसिड्स का क्या है, डीएमिनेशन होता है, और डीएमिनेशन के रिजल्टेंट से स्टूडेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनता है और पायरुविक एसिड भी बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का सीधा मतलब है कि रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड। क्लियर स्टूडेंट, ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें। फैट का डाइजेशन होता है, 2 प्रोडक्ट इसके बनते हैं, एक फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल। क्लियर। अब जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल फर्दर कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है कि इसका पहले तो फॉस्फोराइलेशन होता है, मींस यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एक फॉस्फेट जो रिमूव होता है वो ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पर जुड़ जाता है और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इसको बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद में फिर इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर आप देखते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन होता है इसका, और इसमें फिर जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम बन जाता है, NAD से NADH2 यहाँ पे डेवलप हो जाता है, एंड अल्टीमेटली ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू DHAP दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि ट्रायोज है। 3PGL ये भी क्या है, ट्रायोज है, और दोनों आइसोमर है, तो इसमें ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो फैटी एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो डायरेक्ट कहाँ, एसिटाइल कोएंजाइम में स्टूडेंट हो पाता है। ठीक है, किस में हो पाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट हम बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है स्टूडेंट कि रिमूवल ऑफ 2 कार्बन सेगमेंट फ्रॉम द बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड, through the formation of acetyl coenzyme A is known as बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोसोल के अंदर भी, ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर भी, पेरोक्सिसोम्स के अंदर भी ये प्रोसेस चलती है, और इस प्रोसेस में फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन ऑलवेज होता है और एसिटाइल कोएंजाइम में इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है। तो ओवरऑल जितने भी हमने 3 न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ठीक है, अब तीनों का जो ब्रेकअप है वो किस में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एसिटाइल कोएंजाइम में ये एक्चुअली में कनेक्टिंग लिंक है जो सभी मेटाबॉलिज्म को क्या है, लिंक कर रहा है। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए सभी मेटाबॉलिज्म का क्या है, लिंकर है, और ये आप जानते हैं कि ये एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्लियर। तो ये सभी मेटाबॉलिज्म का क्या है, कंपैरिजन हो गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है,
भाई ये मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो हमने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक इसमें आरक्यू के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आरक्यू आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी क्विसेंट इसको बोलते हैं, और आरक्यू का सीधा मतलब है द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये इसको आरक्यू बोलते हैं। और आरक्यू जो है, ठीक है, ये किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की नेचर को आइडेंटिफाई करता है। माने जो आरक्यू है, इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर। इसकी हेल्प से इसको क्या है, मेजर करते हैं। और आरक्यू स्टूडेंट, आरक्यू का सीधा कंसेप्ट आपने देखा होगा कि आरक्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए ऑलवेज 1 होगा, प्रोटीन्स फैट्स के लिए आरक्यू लेस देन 1, प्रोटीन्स फैट्स के लिए आरक्यू ऑलवेज क्या है, लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए आरक्यू मोर देन 1, सकुलेंट्स जीरोफाइट्स के लिए आरक्यू क्या होगा, 0, क्योंकि वहां पे CO2 इवॉल्व नहीं होती है और डे टाइम में स्टोमेटा क्या है, क्लोज रहते। क्लियर। इसके बाद में एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए आरक्यू की बात करें तो वहां क्या रहेगी, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो आरक्यू स्टूडेंट 1 for कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज। भाई मेन रिएक्शन आप रेस्पिरेशन का जानते ही हैं कि C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर आरक्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। क्लियर। तो यहां पे आरक्यू इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, 6CO2 अपॉन 6O2, तो 1, समझ गए ना आप। इसके बाद में प्रोटीन्स फैट्स के लिए, प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए आरक्यू ऑलवेज लेस देन 1, मीन्स यदि हम फैट्स के लिए बात करें तो 0.7, फैट्स के लिए 0.7 और प्रोटीन्स के लिए 0.9। और फैट्स में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्राइपामेटिन का, ट्राइपामेटिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि जहां पर आरक्यू क्या आता है उसका 0.7। क्लियर। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए आरक्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स, आरक्यू 0 फॉर सकुलेंट जीरोफाइट्स, क्लियर। आरक्यू इनफाइनाइट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं होगी ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 रहेगी, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आरक्यू का कंसेप्ट आपका हो जाता है। और स्टूडेंट कभी भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, कभी भी प्योर प्रोटीन प्योर फैट नहीं हो सकते रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी आपको पता है कि जो सबसे फेवर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज है, फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर हो जाता है, और आप ध्यान से आप रिवीजन करते रहिए स्टूडेंट। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं देख रहा हूँ जल्दी आपको दूं, और फोटोसिंथेसिस को भी मुझे कराना है, PGR को भी कराना है। तो आप अपने तैयारी करते रहिए आप अच्छे से, और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।